नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वेरियस इनकम आइटम्स, कि कौन कौन से आइटम्स हैं कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट unusual and infrequent items as a part of net income so users can better determine the long run earning power of the company। तो वो कौन से कैटेगरीज हैं जो कंपनीज को रिपोर्ट करने वक्त हर हाल में मेंशन करनी होती है। तो जिनके अंदर अनयूजुअल गेन्स एंड लॉसेज हैं। अनयूजुअल से मुराद ये है कि आप तो एक तो ऑपरेशन आप रेगुलर कर रहे हैं, आपको सेल एंड परचेज से गेन और लॉस हो रहा है, वो यूजुअल कहलाते हैं। लेकिन कुछ मतलब ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस के रूटीन में नहीं होती है, रूटीन से हट के होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, गेन एंड लॉसेज अनयूजुअल। इसी तरह हम पहले डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कर चुके हैं और अर्निंग पर शेयर भी कर चुके हैं। तो ये वो 4 जनरल कैटेगरीज हैं जो आपके रेगुलेटर्स हैं, यानी आपका स्टॉक एक्सचेंज कमीशन है या आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो आपसे रिक्वायर्ड करती हैं कि जब आप इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट करें तो ये आइटम्स हर हाल में आप रिपोर्ट करें। तो unusual high degree of abnormality and of a type clearly unrelated to or only incidental related to the ordinary and typical activities of the company taking into the account and the environment in which it operates। यानी आपने इसको जो आपकी कंपनी रूटीन से हट के हैं वो आपने इसको क्या कर लेना है, रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, यानी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिकर इन द फोरसीएबल फ्यूचर टेकिंग इनटू अकाउंट द एनवायरनमेंट इन व्हिच द कंपनी इज ऑपरेटिंग। यानी आपने वो आइटम करनी है जो मतलब जिनका आपने कभी सोचा ना हो, जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट फ्यूचर में दोबारा हो जाएगा। तो जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी वाले होंगे वो यूजुअल में आ जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वो इन फ्रीक्वेंसी में आएंगे और उन्हीं को ही रिपोर्ट करेंगे आप। अब इसके अंदर कौन कौन सी गेन्स एंड लॉसेज हैं, यानी लॉसेज ऑन राइट डाउन यानी इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने ये दिखा कि आपके किसी रिसीवेबल में मतलब कलेक्शन नहीं होती, आपकी इन्वेंट्रीज की वैल्यू एकदम बढ़ गई या एकदम कम हो गई। अगर बढ़ जाती है तो वो गेन कहलाएगी और कम हो जाती है तो वो लॉस कहलाएगा। इसी तरह प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट या गुडविल है, तो किसी वैसे ऐसे किसी एक इवेंट की वजह से, मिसाल के तौर पे आपके मेन रोड है, अब उसके पे आपकी शॉप्स हैं या आपका प्लाट पड़ा हुआ है, अब वहां पे उस रोड के ऊपर शॉप्स के नियर फ्लाईओवर बना देते हैं, तो जिससे लोगों का जो फ्लो है वो नीचे शॉप्स के पास की बजाय कहाँ चला जाता है, फ्लाईओवर। तो उससे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर एक ऐसी जगह शॉप है जहाँ रोड नहीं है लेकिन गवर्नमेंट प्लान करती है कि यहाँ से एक नया रोड निकाला जाए, तो जहाँ से ये नया रोड बनेगा ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, लोगों की आमदोरफ्त बढ़ेगी, तो वहां पे उसकी वर्थ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से इनके जो गेन्स एंड लॉसेज हैं वो हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद है रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस, कि आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर कर दिया, पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया, तो उस सेटअप चेंज करने के ऊपर भी आपको लॉसेज आते हैं तो वो भी आप रिपोर्ट करेंगे। गेन्स एंड लॉसेज फ्रॉम सेल ऑफ अबेंडमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि जो आपके तौर पर इजाफी प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट है, अगर आप उसको सेल करते हैं तो उस पर अगर आपको गेन्स एंड लॉसेज होते हैं तो वो भी आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्योंकि आप देखें कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है नॉर्मली हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि इनकम और रेवेन्यूज हम वो ले रहे होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशन से हो रहे होते हैं, जो रूटीन मैटर्स होती हैं इनकम और एक्सपेंसेस। लेकिन जब हम किसी एसेट्स को डिस्कस करेंगे, परचेज एंड सेल करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई लॉस और गेन होगा तो वो हम उसको मेंशन करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ अ स्ट्राइक, अगर कंपनी के एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया है, अगर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है जिसको कंपनी को क्या हुआ है, लॉसेस सफर करने पड़े हैं, तो वो भी आप उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। गेन्स एंड लॉसेज ऑन एक्सटिंग्विशमेंट यानी रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, कंपनी ने डेट लिया हुआ था उसको आपने रिटर्न किया, तो उसके ऊपर भी आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसीज पे हो गया कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, या इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ये डेट की जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके हिसाब से आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट, गेन्स एंड लॉसेज रिलेटेड टू कैजुअलिटीज सच एज फायर्स, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, अगर इसी तरह का कोई इवेंट हो जाता है
नेचुरली कैटास्ट्रोफ्स आ जाते हैं, तो उस सूरत में आप गेन्स एंड लॉसेज होंगे वो भी आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, गेन्स ऑन लॉसेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। क्या आपने दूसरी कंपनीज के बॉन्ड्स और शेयर परचेज किए हुए हैं, तो अगर वो आप सेल या परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी अगर आपको गेन्स एंड लॉसेज आते हैं तो वो भी आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी अकर्स व्हेन टू थिंग्स हैपन। ये तब होता है ए कंपनी एलिमिनेट्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। कि कंपनी क्या कर रही है, आपका एक पार्ट है, एक यूनिट है या एक प्लांट है, उसको कंपनी क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, खत्म कर दो कि इसके बिजनेस इसको रन करते हुए कंपनी क्या कर रही है, लॉसेस बियर कर रही है, तो इसको इसका होना कंपनी के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो वो उसको बिल्कुल कट ऑफ करके सेल आउट कर देते हैं, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। या एलिमिनेशन ऑफ अ कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हैविंग अ मेजर इफेक्ट ऑन द कंपनीज ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यानी आप पूरा यूनिट सेल आउट नहीं करते, बल्कि उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको आप क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं किसी और कंपोनेंट की तरफ, और मशीनरी की तरफ और मशीनरी ले आते हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अमाउंट्स आर रिपोर्टेड नेट ऑफ टैक्स, कि जितने भी आप यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे वो नेट ऑफ टैक्स बताएंगे। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट का जो पेपर आया हुआ है इसके अंदर सीएसएस के अंदर, ये 21 का था या 20 का था, उसमें मैंने देखा था, तो उसमें से ये जो मल्टी स्टेप और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ था। और ये बुक, जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये केसु की बुक है, और ये आपकी रिकमेंडेड बुक है, और नंबर 1 पे यही लिखी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो इन डिटेल पढ़ने हैं। आपको मीक्स एंड मीक्स से भी पढ़ा रहा हूँ, लार्सन से भी पढ़ा रहा हूँ, और केसु से भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो चैप्टर जिस बुक के अंदर जितना ज़्यादा डिटेल में और अच्छा दिया होता है, वहाँ से आपको वो लेक्चर डिलीवर किया जाता है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आपने प्रैक्टिस के लिए इन तीनों में से कर लें, किसी एक में से कर लें, एक से प्रैक्टिस कर लें, लेकिन दूसरी बुक को कम से कम देख जरूर लें क्वेश्चन, कि क्या वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है डिसकंटिन्यूड की, ये देखें जरा। कहते हैं केसी प्रोडक्ट्स इन कॉर्पोरेशन ए हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी। अब डाइवर्सिफाइड कंपनी कौन सी होती है, जो किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं होती, बल्कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को डील कर रही होती है। मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक्स का भी काम कर रही है, मेडिसिन का भी काम कर रही है, शूज भी उसके अंदर हैं। तो ये जो डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी, वो क्या कहलाएंगी, डाइवर्सिफाइड। डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, उसके बाद टेक्सटाइल भी था, लेदर का काम भी था, कॉस्मेटिक्स का काम भी था। तो उन्होंने अब डिसीजन किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट है, इसको क्या किया जाए, डिसकंटिन्यू किया जाए। ड्यूरिंग द करंट ईयर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन लॉस्ट $300,000 नेट ऑफ टैक्स। क्योंकि अब इसको डिसकंटिन्यू की वजह क्या थी, कि इससे हमें $3 लाख का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। सो केसी प्रोडक्ट सोल्ड द डिवीजन एट द एंड ऑफ द ईयर एट अ लॉस ऑफ $5 लाख। अब ये देखें कि वो आपको सालाना $3 लाख का नुकसान है, प्लांट के रन करने से नुकसान हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उस पूरे प्रोडक्ट प्लांट को क्या कर दिया, $5 लाख का क्या किया, सेल कर दिया। शो हाउ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वुड बी रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ केसी प्रोडक्ट। तो आपने देखना है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो आपने वहां पीछे इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट की होगी वो, प्लस यह करेंगे डिसकंटिन्यूड। तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स कितना था, 3 लाख, प्लस लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट या यूनिट नेट ऑफ टैक्स कितना है, 5 लाख। तो टोटल आपके पास लॉस कितना हो रहा है डिसकंटिन्यूएशन पे, $8 लाख का। अब इस $8 लाख को नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपके पास बाकी क्या आ जाएगी, नेट इनकम। अब इसको आपने ये देखना है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस पार्ट को आपने कैसे रिपोर्ट करना है, यानी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आर रिपोर्टेड आफ्टर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, विदाउट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिस लाइन वुड बी इनकम स्टेटमेंट। ये देखें कि यहाँ तक आपने उसने सेल ली, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एडमिन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रेवेन्यूज और अदर लॉसेज और एक्सपेंस करने के बाद
आपने इसको क्या किया, इनकम बिफोर टैक्स। अब इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपने टोटल जो डिटरमिन की वो कितनी थी, $2,76,000। अब इसमें से आपने क्या किया, एडजस्टमेंट कर ली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, तो आपने उसको पहले कैलकुलेशन की, यानी प्लाजा, तो एप्लीकेबल इनकम टैक्स इसका कितना था, ये डिस्पोजल कितने की हुई, तो टोटल आपका जो लास्ट हुआ नेट वो कितना हुआ, 36 पे। अब एक पे डिवीजन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक पे क्या हो रहा है, लॉस। तो आपके पास जो लॉस है वो ज्यादा है और प्रॉफिट जो है, गेन है वो कम है। तो इसको जो डिफरेंस बचेगा लॉस का, वो हम क्या कर देंगे, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से माइनस कर लेंगे, तो बाकी क्या बन जाएगी, नेट इनकम। अब इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन, क्या आपने टैक्स को कैसे एलोकेट करना है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो एलोकेशन ऑफ टैक्स विद इन अ पीरियड helps users understand the impact of income tax on the various components of net income। क्योंकि आपको रिपोर्टिंग का रूल है कि आप जो भी फिगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर राइट डाउन करते हैं, चाहे वो गेन की है चाहे वो लॉस की है, तो उसका रूल ये है कि वो नेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, यानी उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हो, वो आपने मेंशन करनी है। नेट ऑफ टैक्स जिसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है वो आपने चार्ज नहीं करनी, क्योंकि आपने एट द एंड फिर आपने टैक्स चार्ज करना है। अगर आप विद मतलब इंक्लूडेड टैक्स करेंगे तो वो टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग जाएगा, तो कंपनी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सो हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्सेस ऑन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेट इनकम। सो इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन इज यूज्ड फॉर किस लिए, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए, अलग अलग टैक्सिंग के लिए, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। अब ये उसकी उसने एग्जांपल दे दी कि आपने कैसे रिपोर्ट करना है, कि इनकम टैक्स ये मैनेज कर दिया, फिर आपने इनकम टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन किया, तो गेन ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कितना हुआ, $1,00,000। अब इसमें से जो गेन था, क्योंकि देखें जो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट इनकम है, उसका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो डिफरेंट होता है, जबकि आपके जो स्पेसिफिक रेट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। जैसे इनकम टैक्स ऑन रॉयल्टी, इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, इनकम टैक्स ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इस तरह उनके रेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से इसने उसको इनका जो टैक्स था वो माइनस कर दिया, उसके बाद नेट ऑफ टैक्स उसने क्या किया, इसके अंदर इनकम के अंदर इंक्लूड किया। तो ये आपके पास टोटल $2,45,000 आपके पास नेट इनकम आ गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई लॉस आते हैं, तो देखें जहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूड लॉस है, तो लॉस में से आप इनकम टैक्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ भी आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। लॉस देखें, इन गेन के ऊपर भी इनकम टैक्स था और लॉस के ऊपर भी क्या है, इनकम टैक्स है, यानी दोनों साइड पे आपको क्या दी जा रही है, फेवर दी जा रही है कि अगर आप गेन, ये गेन पे टैक्स पे करेंगे तो लॉस पे आप क्लेम भी करेंगे उतना। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, तो when a company owns substantial interest generally greater than 50% in another company, तो गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल generally required that the financial statements of both companies be consolidated together into one set of financial statements। अब ये देखें कि एक होती है पेरेंट कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। अब इसकी मिसाल आपको ऐसे दूं कि दो कंपनीज हैं, ए कंपनी एंड बी कंपनी। तो ए कंपनी क्या करती है, वो मोर देन 50% शेयर किसके, बी कंपनी के परचेज कर देती है, तो 60-70 कुछ भी हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर वो 70% परचेज कर लेती है। अब उसकी जो जितनी डिसीजन मेकिंग है, पावर है, वो किसके पास आ जाती है, ए के पास। तो ए कंपनी जो है वो पेरेंट कंपनी कहलाएगी और जो दूसरी कंपनी है बी, वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इसी तरह अब ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ये इसी के पास है, और जो कंट्रोलिंग है वो 30% उनके पास है, 70% इसके पास है। तो इस वजह से आपने क्या, वो इनका रूल ये है कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो पेरेंट और सब्सिडरी पहले तो वो अलग अलग बनाएंगे सेपरेट परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। जब रिपोर्टिंग का टाइम आएगा तो फिर दोनों के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को क्या करेंगे, मार्ज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। So non-controlling interest is the portion of equity यानी net asset interest in a subsidiary not attributable to the parent company। अब जो मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी ने 70% किसका लिया हुआ है, बी कंपनी का शेयर्स लिए हुए हैं, तो अब जो 30% बी के बच गए वो इस कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट।
अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लें। कहते हैं अज्यूम दैट कोका कोला एक्वायर 70% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ कोच कंपनी। कौन सी कंपनी का? कोच कंपनी है, और उसका कितना परचेज कर रही है? 70%। तो इस हिसाब से कोका कोला जो है वो पेरेंट कंपनी है कोच की, और ये जो कोच कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी? कोका कोला की। सो बिकॉज कोका कोला ओन्स मोर देन 50% ऑफ कोच, it consolidates coach financial results within its own. So GAAP requires that net income be allocated to the controlling and non-controlling interest. ये दोनों की इनकम भी अलग अलग बताई जाए कि कंट्रोलिंग कंपनी की इनकम कितनी है और नॉन कंट्रोलिंग की कितनी है। तो जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो उसने ये कंसोलिडेटेड नेट इनकम इतनी है लेस नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो उसकी कितनी है? ये है 26 है। तो ये उसके बाद नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कोका कोला कंपनी, तो ये आपकी नेट इनकम बन जाएगी। तो इस वजह से ये रूल है कि आप टोटल इनकम शो करें, और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले हैं सब्सिडरी कंपनी है उसकी आप इनकम स्टेटमेंट सेपरेट शो करें। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है अर्निंग्स पर शेयर। अब इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। अगर डिफरेंट पीरियड के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं, चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। अगर कोई ऐसा रूल नहीं है तो वो खुद जस्ट बता देता है कि इतने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो वो आप उन्हीं को मेंशन कर देंगे। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर, यानी हाउ मच कंपनी इज अर्निंग पर शेयर। तो एक सिग्निफिकेंट बिजनेस इंडिकेटर है ये अर्निंग पर शेयर। क्या आप क्या करते हैं कि ओवरऑल सारी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक एक आइटम, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओनर्स की रिटर्न, सबको देखने की बजाय आप जस्ट अर्निंग पर शेयर देखते हैं कि ये पर शेयर कितना अर्न कर रही है। उस बेस पे आप क्या कर लेते हैं? डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्या है? बिजनेस इंडिकेटर है। जितना ज्यादा होगा अर्निंग पर शेयर, इतनी ही ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट, मेजर द डॉलर अर्नड बाय ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। के जो कॉमन स्टॉक होल्डर हैं, जनरली जो ओनर्स ऑफ कंपनी है, उनका वो पर शेयर बेस के ऊपर कितना अर्न कर रहे हो उसको मेजर करती है। नेक्स्ट, मस्ट बी डिस्क्लोज ऑन द इनकम स्टेटमेंट, और ये आपकी रिक्वायरमेंट्स में है, रेगुलेशंस में है कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में इसको क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे, हर हाल में कैलकुलेट करके मेंशन करेंगे। ये उसने उसको मतलब एग्जांपल दी हुई है कि नेट इनकम $350 है, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस साल 50,000 डिविडेंड दिया जाएगा, और जो वेटेड एवरेज शेयर है उन्होंने खुद निकाल के दे दिए हैं 1 लाख है। तो नेट इनकम 3,50,000 माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3 पर शेयर। ये आपकी क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। अब इनकम फ्रॉम कंटिन्यू यहाँ तक आप कर चुके हैं, तो यहाँ तक ये देखें आपके पास पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक कितनी बनती है? 2.76। इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन कितनी बनती है? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन फॉर डिसकंटिन्यूड नेट ऑफ टैक्स कितना बनता है? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यूड ये कितना बनता है? तो नेट इनकम पर शेयर कितनी बन जाती है? 2.40। तो इसमें इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होती, लेकिन आपने पर शेयर अर्निंग पर शेयर लाजमी दिखानी होती है।